नमस्कार मित्रों, मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विजय लक्ष्य अकेडमी पर। कल हमारी दो तीन वीडियो आप लोगों के पास पहुंच चुकी है और आगे हम आज वर्णमाला पर विचार कर रहे हैं। उससे पहले हम चाहेंगे कि आपके पास जो भी वीडियो पहुंचती है आप उसको सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो बने आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा के लाइक एंड शेयर कर दीजिए, आगे तक बढ़ा दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। आज हम लोग वर्णमाला के ऊपर बात करेंगे। हिंदी में वर्णमाला की क्या स्थिति है और वर्णमाला का पर्पज क्या है। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और माला। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला। वर्ण का जो शाब्दिक अर्थ होता है कई तरीके से होता है। वर्ण का मतलब रंग भी होता है, वर्ण की मतलब जाति भी होती है, वर्ण का मतलब अक्षर होता है। तो यहाँ पर हमको हमारा जो मतलब है वर्ण का अक्षर से है। और माला किसी भी चीज़ की अधिकता को जब एक साथ गुथ दिया जाता है तो उसको माला कहा जाता है। जैसे माला डायरेक्ट तैयार नहीं होती, पहले एक फूल को चुनते हैं और एक एक फूलों को जब एक साथ मिलाकर कई फूल को एक साथ धागे में गुथ देते हैं तो उस परिस्थिति में हमको माला की प्राप्ति होती है। ठीक उसी तरह वर्ण का जो शाब्दिक अर्थ होता है अक्षर होता है। और जब एक से ज़्यादा अक्षरों को, मतलब वह अक्षरों के, जब बहुत सारे अक्षरों को लेकर एक स्थान पर उसको एक व्यवस्थित क्रम में सजा दिया जाता है तब इसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। व्यवहारिक रूप में अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन जब इसकी पारिभाषिक शब्दावली में हम जाएंगे तो अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों के क्रमबद्ध, क्रमागत एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका डेफिनेशन आपके सामने हम लिख दे रहे हैं। अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में वर्णमाला की संख्या, हिंदी में वर्णों की संख्या, हिंदी में जो वर्णों की कुल संख्या है वह है 52। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या क्या है, 52। अब इन 52 में से हम निकालेंगे कि इसमें कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52, जिसमें स्वरों की संख्या जो है वह है 11। और ये 11 में कौन कौन से, अ, आ, ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 स्वर होते हैं हिंदी में। बच गए आपके अंग और अ। तो ये जो अंग और अ होते हैं इसको हम बोलते हैं अयोगवाह। इसको हम बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह का शाब्दिक अर्थ जो होता है उसका मतलब ये होता है कि जिनकी गणना न तो स्वर में होती है न तो व्यंजन में होती है, उसको अयोगवाह कहते हैं। तो हिंदी में जो स्वरों की संख्या है वह 11 होती है, जिसमें अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अ होते हैं।
अब इसमें अयोग वाह कितने हो गए? अयोग वाह, अयोग वाह कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, उसके बाद व्यंजन में चलते हैं तो स्पर्श व्यंजन, पच्चीस होते हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन, पाँच होते हैं। उसके बाद संयुक्त 4 होते हैं, सॉरी, संयुक्त व्यंजन ये भी 4 होते हैं। कितने हो गए? 11 2 13, 13 5 18 20 38, 38 4 42, 42 4 46। अभी हमको 6 और चाहिए। ठीक है, और ये हो गया अंतस्थ व्यंजन, इसकी भी संख्या होती है 4, 46 4 हो गया 50। और 2 हमारा जो होता है वह होता है उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, ये हो गया 2। अब देखिए, हमने कहा हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। स्वरों की संख्या 11, अयोग व 2, स्पर्श व्यंजन 25, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4, उच्छिप्त व्यंजन 2। अगर हम इसको देखना चाहें 52 हुए कि नहीं, तो 11 2 13 और 25 10 35 और 3 38, 38 4 42, 42 4 46, 46 4 50 और 2 52। ये 52 अक्षर मिलकर हिंदी में वर्णमाला का निर्माण करती हैं। स्वरों के बारे में हमने बता दिया, 11 स्वर कौन कौन से होते हैं। अयोग वाह बता देते हैं। अयोग वाह में 2 अयोग वाह होते हैं, अंग होता है और अह होता है। स्पर्श व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग स्पर्श व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वह होते हैं बड़ा स, फिर स, और ये स और ये ह, ये 4 जो होते हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं, स स स ह। उसके बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब क्या हो गया? जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन को, जब व्यंजन एक साथ मिलकर, 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं, तब उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। एक हो गया 6 से छत्री, एक हो गया त्र, एक हो गया ज्ञ और एक हो गया स्र। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन हो गया। और 2 हमारा उच्छिप्त व्यंजन होता है, जिसको हम ड और ढ, ये ये जो ड वाला डमरू है, हम लोग ऐसे डमरू लिखते हैं, ये ऐसे ढक्कन लिखते हैं। लेकिन जैसे इसके नीचे हम ऐसे बिंदी लगा देते हैं, इसके नीचे बिंदी लगा देते हैं, तब यह उच्छिप्त व्यंजन हो जाता है। इसको ताड़न जात भी बोलते हैं, ताड़न जात, इसको ताड़न जात व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 2 अयोग वाह होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। ये वर्णमाला का व्यवस्थित रूप हो गया, किसमें कितनी कितनी संख्याएं होती हैं, क्या क्या होती हैं। अब हम सबसे पहले स्वर को पढ़ेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, इन सब चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। अब स्वर किसे कहते हैं और स्वर के कितने प्रकार होते हैं, स्वर को पहचाना कैसे जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अब अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे।
अब बड़ा अच्छा क्लास रहने वाला है। और आप लोग अपने मित्रों को भी इसको शेयर करके सब्सक्राइब कराएं और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी सारी वीडियो आपके पास, अन्य सब्जेक्ट की वीडियो भी हमारे मित्रों द्वारा और सर गुरुजी लोग द्वारा जाएगा बहुत जल्द ही। तो आप इसका बेल आइकन दबा लें ताकि अन्य सब्जेक्ट की वीडियो भी आपके पास पहुंचते रहें। तो वर्णमाला में हम चलते हैं अब स्वर के तरफ। स्वर के तरफ मित्रों, अगर हम इस स्वर का संधि विच्छेद करें तो ये जो स्व है, स्व, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अपना। और र के बारे में यदि हम कहें तो आवाज। कहने का मतलब होता है कि ऐसे वर्ण जिनके पास स्वतः खुद की आवाज होती है, किसी के पास उनको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात उस प्रकार के वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसी को हम स्वर कहते हैं। जो वर्ण, ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण या दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, स्व मतलब अपना और र मतलब आवाज, उसे स्वर कहते हैं। या वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय बिना किसी बाह्य अवरोध के मुंह की हवा, वायु जो होती है बाहर अग्रसित होती है, तो उसे स्वर कहते हैं। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय बिना किसी अवरोध के मुंह की वायु, हमारे मुख की वायु बाहर निर्वासित होती है, निकलती है, उसे हम स्वर कहते हैं। तो इसका भी डेफिनेशन लिख देते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः हो जाए, कमा, या स्वतः हो जाए, या जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोली जा सकती हो, उसे स्वर कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः हो जाए, किसी से कोई मदद न लेनी पड़े, उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे हमने कहा अ बोले, जैसे हमने कहा आ, ओ, उ, ई। अब हम जब अ बोल रहे हैं तो हमारे अंदर से जो मुख से हवा आ रही है केवल और केवल अ की आ रही है। तो यहाँ पर अ को बोलने के लिए अ अपने आप में खुद ही सक्षम है अपनी आवाज़ निकालने के लिए, उसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। वहीं पर यदि अभी हम क बोल दे, क, तो हम बोलेंगे क, तो आपको लास्ट में सुनाई देगा अ। तो यहाँ पर तो उसको ज़रूरत पड़ जा रही है दूसरे की, लेकिन अ को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो जब किसी वर्ण को किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता न पड़े, सहयोग न लेना पड़े, तो उसे स्वर कहते हैं। और देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में 11 स्वर होते हैं। देवनागरी लिपि में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। देवनागरी लिपि में कुल 11 स्वर होते हैं। और
अब स्वर के कितने प्रकार होते हैं इनके बारे में देखेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। स्वर के मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये तो एक स्वर हो जाता है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा स्वर आपका हो जाता है दीर्घ स्वर, और तीसरा स्वर हमको मिल जाता है प्लुत स्वर। ये स्वर के 3 प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व का शाब्दिक अर्थ छोटा होता है, अर्थात जितने भी छोटे अक्षर वाले स्वर होते हैं उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और री हो गया। ठीक है, ये सब ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर में जो भी स्वर होते हैं जिनके पीछे बड़ा वाला मात्रा लगा होता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। जैसे आ हो गया, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये सब क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। और प्लुत स्वर जिसकी मात्रा एक ही अक्षर पे एक या एक से अधिक मात्रा जाने लगी उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ये मात्रा के आधार पे हो गया। दूसरी बात, वर्णों को बोलने में लगने वाले समय के अनुसार ह्रस्व स्वर, जिस स्वर को बोलने में कम समय लगे उसको ह्रस्व स्वर बोलते। जैसे हम बोले अ, समय बहुत कम लगा, बोले हम अ, समय कम लगा। हम बोले ई, समय कम लगा। हम बोले ऊ, समय कम लगा। तो ह्रस्व मतलब क्या हो गया? जहाँ जिसको बोलने में समय कम लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिस वर्ण को बोलने में ह्रस्व का दुगना समय लगता हो, जिस वर्ण को बोलने में ह्रस्व का दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अभी हमने कहा अ, समय कम लगा। अब हम कहें आ, तो जस्ट अ का दुगना समय लगा आ को बोलने में। हम बोले ई, फिर हम बोले ई, समय दूसरा लगा। जब हम बोले ऊ, फिर हम बोले ऊ। तो ह्रस्व स्वर जो होता है इसमें कम समय लगता है, और ह्रस्व स्वर बोलने में जितना समय लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में जस्ट इसका दुगना समय लगता है, उसे हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। और तीसरा स्वर हमारे सामने है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को ह्रस्व से तिगुना और दीर्घ से दुगुना समय लगता है प्लुत स्वर को बोलने में। जैसे हम बोलते हैं ओ, समय ज़्यादा लगा, इसको हम बोलते हैं प्लुत स्वर में। तो ये स्वर के मुख्यतः 3 प्रकार आपको बता दिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम देख लेते हैं ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है। ह्रस्व स्वर की जो कुल संख्या होती है ये होती है 4। इसमें आ जाते हैं अ, ई, ऊ, री, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। जो दीर्घ स्वर की संख्या होती है यह होती है 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 7। 7 में क्या हो जाएंगे? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गए 7। 7 और 4 11, कुल स्वर 11 बताए थे। ये चार ह्रस्व स्वर होते हैं और 7 दीर्घ स्वर होते हैं। प्लुत स्वर क्या होता है? इन्हीं स्वरों को मिलाकर प्लुत स्वर बन जाता है, जिसमें समय क्या हो जाता है? दुगना लग जाता है। ठीक है, अब हम बता रहे हैं आपको, अभी तक हम लोग स्वर का जो ये डेफिनेशन कराए हैं या स्वर को जो हम ये प्रकार बांटे हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और
प्लुस स्वर, ये स्वर की विशेष प्रकार थी। अब हम स्वर को एक एक चीज़ों के आधार पर बांटेंगे। उत्पत्ति के आधार पर हम स्वर को बांटेंगे। उत्पत्ति के आधार पर स्वर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर, उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होते हैं वह स्वर दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर, एक तो हो जाता है मूल स्वर, उत्पत्ति के आधार पर एक स्वर हो जाता है मूल स्वर, और दूसरा जो स्वर हो जाता है इसको हम बोलते हैं संधि स्वर। ठीक, वो ह्रस्व दीर्घ छोड़ दे, ह्रस्व वो तो मेन टॉपिक पे हम आपके थे तो बता दिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुस स्वर। अब हम स्वरों का बड़ा ही संक्षिप्त विवेचन करेंगे कि एक एक स्वर कहाँ कहाँ से निकले हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। तो जो मूल स्वर होते हैं इनकी संख्या ही केवल 4 होती है, जैसे अ, ई, उ और री, ये मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्हीं चारों से आगे आने वाले जितने 7 स्वर और हैं इन्हीं चारों स्वरों से वो मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसको मूल स्वर बोलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, जिसमें अ, ई, उ और री आते हैं। मूल स्वर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वरों का मौलिक स्थिति है, मूल स्थिति है। इन्हीं स्वरों से बाकी स्वर बनते हैं, इसलिए इसको मूल स्वर कहते हैं। और इसका नाम है संधि स्वर। संधि स्वर का मतलब होता है स्वरों को जोड़कर जो स्वर बनते हैं उसे हम कहते हैं संधि स्वर। संधि स्वर में 2 प्रकार के स्वर होते हैं, एक होता है दीर्घ स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। बात समझ में आई? अब यहाँ मूल स्वर से हम उसको निकालेंगे। संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं। संधि मतलब स्वरों का जोड़, स्वरों को जोड़ के जो स्वर बनाए जाए उसे हम संधि स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर, अब जैसे ये अ है और उकारा दीर्घ मतलब बड़ा, इसी अ को एक मात्रा बढ़ा के आ कर देंगे, इसी ई को मात्रा बढ़ा के बड़ी ई कर देंगे, इसी उ को बड़ा उ कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। मूल तो इसका अ, ई, उ है, लेकिन जब मात्रा को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो ये हो गया दीर्घ स्वर में हम 3 ले लेंगे, आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ये दीर्घ स्वर हो गए। अब संयुक्त मतलब क्या हो गया, 2 स्वरों को आपस में जोड़ना, 2 स्वरों को आपस में जोड़ना। अब ये अ है, ये अ, अब इस अ में अगर ई को हम जोड़ें तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा ए। इसी अ में अगर हम उ को जोड़ें तो हमको प्राप्त हो जाएगा ओ। ठीक है, तो अ में ई को जोड़े तो ओ ए प्राप्त हुआ, अ में उ को जोड़े तो ओ को प्राप्त हुआ, और हमको निकालना है यहाँ संयुक्त स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर में मूल जो स्वरों का जो मूल स्थिति होती है वह 4 केवल होती है। बाकी जो 7 स्वर होते हैं वो या तो वह दीर्घ होते हैं या संयुक्त होते हैं। ठीक है, तो दीर्घ स्वर में 3 होते हैं और संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर हो जाते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आई। उत्पत्ति के आधार पर स्वर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के, मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर में अ, ई, उ। संधि स्वर 2 प्रकार के, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के बाद संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर मतलब बड़ा, आ, ई, उ और ए, ऐ, ओ, औ, अंग।
अब हम थोड़ा इसको मिटाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने स्वर देख लिया। अब हम देखेंगे जाति के आधार पर स्वर। जाति के आधार पर स्वर। जाति के आधार पर स्वर देखेंगे तो जाति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सजातीय और दूसरा होता है विजातीय। सजातीय और विजातीय। सजाति का मतलब क्या हो गया? समान जाति वाले, उसको हम सजाति बोलते हैं। तो सजाति मतलब समान जाति वाले। जैसे देखिए अ आ। अब ये अ और आ, इनका जो उच्चारण स्थान है दोनों एक स्थान से निकलते हैं, कंठ से। इसी को बोलते हैं सजाति। समान स्थान से निकलने वाले वर्णों को उसको हम सजाती बोलते हैं। जैसे अ और आ, इसको बोलते हैं, ये कंठ से निकलता है तो सजाती हुआ। जैसे देख लीजिए ई और बड़ी ई, ये निकलती है तालु से, तो ये भी क्या हुआ? सजाती हुआ। ऊ ऊ ऊ ऊ, ये भी क्या है? ऊ ऊ, ओष्ठ से निकलते हैं एक ही स्थान से, तो ये भी क्या हो गया? इसको निकलता है ओष्ठ से, तो ये भी क्या हो गया? सजाती हो गया। ठीक, अर्थात सजाती का मतलब क्या हो गया? समान उच्चारण स्थान से निकलने वाली वर्ण। समान उच्चारण स्थान से निकलने वाले वर्ण जो होते हैं वह सजाती होते हैं। ठीक, अब इनको विजाती क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें विजाती में जो आते हैं वो आते हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये सब यहाँ आते हैं, विजाती में आते हैं। ठीक है, अब इसको विजाती क्यों बोल रहे हैं? जैसे मान लीजिए ए है, तो ए जो है बना किससे? अ और ई से। ए और ई से बना। अ का जो है उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ई का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु है। तो ये अलग स्थान से निकल रहा है, ये अलग स्थान से निकल रहा है। तो जब कोई भी संयुक्त वर्ण होते हैं जिसमें दो वर्ण एक साथ मिले होते हैं स्वरों में, और दोनों का अलग अलग उच्चारण स्थान होता है, तो हमेशा विजाती में जाएंगे। जैसे ये ए है, ये ओ है, अ और उ। अब अ तो मिला कंठ में, और जो ये उ है ये चला गया, इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। तो यहाँ हमने लिखा है समान उच्चारण स्थान से निकलने वाली वर्ण ही जो है सजाती कहलाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर एक कंठ से निकल रहा है, एक तालु से निकल रहा है, एक कंठ से निकल रहा है, एक ओष्ठ निकल रहा है। तो जाति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, सजाती और विजाती। सजाती मतलब सजाती में वे वर्ण आते हैं जो समान वर्ण, सजाती में वे वर्ण आते हैं जो समान उच्चारण स्थान से निकलने वाले वर्ण को सजाती कहते हैं, और भिन्न भिन्न उच्चारण स्थान से निकलने वाले वर्णों को विजाती कहते हैं। ठीक बात। अब हम जानेंगे जिह्वा के प्रयुक्त होने के आधार पर स्वर। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर।
अगला जो स्वर का हम स्वर को जो और अगला जो स्वर को हम बांट रहे हैं जिह्वा के प्रयुक्त होने के आधार पर स्वर। जिह्वा के प्रयोग होने के आधार पर, जरा बार कर दीजिए। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर, अर्थात ये जो हमारी जीभ है, जीभ कब आगे जाता है, कब पीछे आता है, कब मध्य आता है, तो जीभ के प्रयोग, जीभ कब प्रयुक्त होता है उस प्रयुक्तता के आधार पर भी स्वर का बंटवारा हुआ है। तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर जो स्वर होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है पश्च स्वर, मध्य स्वर, और तीसरा होता है पश्च स्वर। ठीक। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है, सब याद करो किसमें है कि किसमें आ है, किसमें ई है, किसमें ओ है। तो हम आपको बता दे रहे हैं, बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला याद कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं याद करना है। केवल आप एक अ को ले लीजिए, अ को, इस अ को केवल याद करिए, अ को। ये जो अ है इसको केवल याद करिए, अ जो है मध्य स्वर है। ठीक। इस अ को केवल याद करिए, अ जो है मध्य स्वर है। अर्थात जिह्वा के एकदम बीचों बीच से अ की जो है उच्चारण होती है। केवल अ को याद रखें। अ की बात देखिए, अब जिस अक्षर में आपको ये 3, ये देख रहे हैं ना, 3 वाला आकार आपको मिलेगा, जिसमें आपको ये 3 वाला आकार मिलेगा, ये सब क्या हो जाएगा, पश्च स्वर हो जाएगा। जिसमें ये क्या मिलेगा, 3 वाला आकार। ऐसे देखते हैं 3 वाले में देखिए आ होता है, और देखिए यहाँ पर ऊ में भी 3 बन रहा है, ये बड़ा ऊ में भी 3 बन रहा है, ये देखिए, और ओ में भी 3 बन रहा है, और औ में भी 3 बन रहा है। ठीक। तो जहाँ पर केवल अ को याद करिए, केवल अ को, अ क्या है, मध्य स्वर है। जहाँ पर आपको ये संरचना दिख जाए, ये वाली, ये वाली संरचना जहाँ पर आएगी वो हमेशा पश्च स्वर होगा। और जब भाई अ याद करिए, केवल अ मध्य स्वर, 3 वाली जो संरचना आएगी ये वाली, ये हो गया पश्च स्वर, और जो बच गए उसके बाद वह सब होगा अग्र स्वर। तो बच क्या गए आपके, ई बच गया, बड़ी ई बच गया, ए बच गया, और आई बच गया। बात समझ में आई। जिह्वा के प्रयुक्त होने के आधार पर स्वर, अग्र स्वर में ये आ जाएंगे, मध्य स्वर में ये आ जाएंगे, पश्च स्वर में ये आ जाएंगे। अब हम चलेंगे आगे। जिह्वा, हम लोगों ने देखा कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर, मूल स्वर और संधि स्वर हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद जाति के आधार पर सजाति और विजाति देख लिया, और जिह्वा के प्रयोग के आधार पर देख लिया कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब हम लोग देखेंगे ओष्ठ के आकार के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ओष्ठ के आकार के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ओष्ठाकृति या मुख की आकृति के अनुसार, मुख की आकृति के आधार पर स्वरों
का वर्गीकरण। ओष्ठ की आकृति या मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ओष्ठ की आकृति या मुख की आकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्तुलाकार, एक होता है वर्तुलाकार और एक होता है अवृत्ताकार। एक होता है वर्तुलाकार और एक होता है अवृत्ताकार। ठीक है, वर्तुलाकार का मतलब क्या हो गया? गोलाकार। ठीक, वृत्ताकार। ठीक, तो जिन वर्णों को बोलने में हमारा मुख गोल आकार लेता है या वृत्त बनाता है तो उसको हम वर्तुलाकार वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बोले उ, ओ, ई, ठीक है, तो देखिए ये इन सब वर्णों को जब आप बोलेंगे ना तो आपका मुख जो है, ओठ जो है गोला हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं वर्तुलाकार या गोलाकार। इसमें जैसे देखिए उ, बड़ा उ, ओ और औ, ये हो गया हमारा वर्तुलाकार। उ, ओ, औ, ये हमारा वर्तुलाकार हो गया। और अवृत्ताकार में क्या होता है कि वृत्त नहीं बनेगा। वर्ण को बोलेंगे तो आप वृत्त नहीं बनाएंगे। जैसे अ, हमारा मुख में जरा सा भी वृत्त नहीं बना। आ, वृत्त नहीं बना। ए, आए, री, वृत्त नहीं बनेगा। तो अवृत्ताकार जहाँ वृत्त नहीं बनता, जहाँ वृत्त नहीं बनता उसको हम कहते हैं अवृत्ताकार। इसमें आपका हो जाएगा अ, आ, ई, बड़ी ई, ए और ऐ और री, ये हो गया अवृत्ताकार। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। स्वर को हमने सबसे पहले बांटा था उनके नॉर्मल साधारण तरीके से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में। उसके बाद हमने स्वर को उत्पत्ति के आधार पर बांटा दो प्रकार से, मूल स्वर और संधि स्वर। उसके बाद हमने स्वर को जाति के आधार पर सजाति और विजाति में बांटा। उसके बाद हमने जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर को बांटा। ठीक है, अब हम क्या किए? ओष्ठकृति या मुख की आकृति के आधार पर स्वर को वर्तुलाकार और अवृत्ताकार में बांटे। अब हम जो है स्वर को उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का बंटवारा करेंगे कि कौन से स्वर का उच्चारण किस स्थान पर से होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो देखते हैं कि उच्चारण स्थान पर एक तरह हम पहले उच्चारण स्थान लिख लेते हैं। पहला उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ। ठीक, उच्चारण के स्थान पर स्वर का वर्गीकरण। तो कंठ में, कंठ से जो हमारा निकलता है वो आ, इसका जो उच्चारण स्थान है यह है कंठ। तालु से जो हमारी निकलती है वह छोटी ई और बड़ी ई निकलती है। ठीक,
ये हो गया तालु वाली। और जो मूर्धा होता है इससे केवल एक वर्ण मिलता है, हमको स्वर मिलता है री। और ओठ से जो निकलता है वो उ और उ, उ और उ, ये मूल स्वर हो गए हमारे, मूल स्वर हो गए और दीर्घ हो गए। अब जो संयुक्त स्वर है, जैसे हम कह रहे हैं कि ए और ऐ, तो ए जो है ये हम इसको लेते हैं यहाँ ए दो शब्द दो वर्णों से मिलकर बना अ और ई, तो अ और ई से बना। और हम यहाँ देखेंगे अ जो है कहाँ से निकलता है, उच्चारण स्थान कंठ से निकलता है, तो अ निकलता है कंठ से और ई निकलता है तालु से। अब कंठ और तालु को हम आपस में जोड़ दें तो ये हो जाएगा कंठ तालब। तो कंठ तालब से हमारा निकल गया ए और ऐ, बच गया कंठोष्ठ में ओ और औ, ओ औ, ओ और ओ ये कंठोष्ठ हो गया। इसको भी देख लेते हैं। ओ में ओ जो है अ और उ से बना, अ का उच्चारण स्थान कंठ है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो जब इन दोनों से मिलकर ये वर्ण बना है तो ये हो जाएगा कंठोष्ठ। ठीक, ये उच्चारण स्थान के आधार पे ये स्वर का वर्गीकरण हो गया। और आखिरी जो वर्गीकरण हमारा स्वर का वर्गीकरण है वह जो है मुख के खुलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। मुख के खुलने के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जो हमारा ये मुख है ना, मुख ये खुलता है तो कभी बिल्कुल नहीं खुलता। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो बिना मुंह को बिना खोले निकल जाते हैं। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके लिए मुंह को हमको पूरा खोलना पड़ता है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके लिए हमको आधा खोलना पड़ता है, और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके लिए बहुत थोड़ा सा खोलना पड़ता है। तो मुख के खुलने के आधार पर जो स्वर का वर्गीकरण पहला होता है वह संवृत्त स्वर। दूसरा होता स्वर जो है वह है विवृत। तीसरा है अर्ध संवृत्त। और चौथा है अर्ध विवृत। अर्ध विवृत। ठीक। अब संवृत्त का मतलब होता है भैया कि दो, संवृत्त का जो मतलब होता है जो मुख न खुला हो। संवृत्त का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है मुख न खुला हो। ठीक है, न के बराबर खुला होता है, इसको संवृत्त कहते हैं। जैसे ई, बड़ी ई, उ और बड़ा उ, ये संवृत्त हो गए। संवृत्त मतलब बिल्कुल बंद। विवृत मतलब पूरा खुला हुआ। विवृत मतलब जहाँ पूरा खुल जाता है, जैसे आ पूरा खुल जाता है, इसको बोलते हैं आ। विवृत मतलब पूरा खुला हुआ।
और तीसरा होता है अर्धसमृद्ध। अर्धसमृद्ध जो होता है, अर्ध मतलब आधा खुला हुआ, थोड़ा सा खुला हुआ, और अर्धसमृद्ध में आपके आ जाते हैं ए, ओ और री। जैसे बोलते हैं ए, हल्का सा मुंह खुला, पता भी नहीं चला। ओ हल्का सा खुला, री हल्का सा खुला। तो जो समृद्ध होता है ये यहाँ पर जरा सा, यहाँ बिल्कुल नहीं खुलता। आप ओठों को सटा के बंद करके भी बोल सकते हैं, ई ई ई उ बंद कर सकते हैं। समृद्ध का मतलब मुंह बिल्कुल ना खुला हुआ अर्थात बंद। विपरीत मतलब पूरा खुला हुआ आ। अर्धसमृद्ध मतलब हल्का सा आधा खुला हुआ जिसमें ए ओ री आते हैं। और अर्ध विपरीत मतलब आधा खुला और आधा बंद। आधा खुला और आधा बंद। और इसमें हमको मिल जाएंगे आ, ए और औ। ए औ मतलब आधा खुला हुआ और आधा बंद। तो मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्धसमृद्ध स्वर, विवृत, अर्ध विवृत। समृद्ध में ई उ जहाँ पर मुख बिल्कुल न खुला हो। विवृत में पूरा खुल जाएगा आ। अर्ध विवृत में आधा खुलेगा ए ओ री। और अर्ध समृद्ध में आधा खुलेगा, बहुत जरा सा खुलेगा। और अर्ध विवृत में आधा खुला और आधा बंद, जैसे आ ए ओ औ। ठीक है, तो हम लोगों ने वर्णमाला की परिभाषा देखी, वर्णमाला के प्रकार, वर्णमाला की संख्या पूरा देख लिया। 52 वर्णमाला होते हैं, अक्षर होते हैं, और उनको सबको डिस्क्राइब कर दिया किस में कितने कितने होते हैं। उसके बाद स्वर की परिभाषा देखा। स्वर के हम लोगों ने संक्षिप्त प्रकार देखा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसके बाद हमने एक एक अंगों के आधार पर स्वर का वर्गीकरण किया कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। उसके बाद हम लोगों ने जाति के आधार पर स्वर को देखा, सजाति और विजाति। फिर जो है जिह्वा के आधार पर देखा, अग्र मध्य और पश्च। फिर हम लोगों ने ओष्ठ की आकृति के आधार पर देखा, और फिर हम लोगों ने उच्चारण स्थान के आधार पर देखा, और अंत में हम लोगों ने मुख के खुलने के आधार पर देखा। तो ये पूरे तरीके से स्वर को आप लोगों ने जाना, हम लोगों ने देखा, सब कुछ समझा। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं, और आप सभी लोगों से फिर से आग्रह है कि विजय लक्ष्य एकेडमी आप लोग जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाएंगे तो हमारी सारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहेंगी। जय हिंद, जय हिंदी।